14वीं शताब्दी का केरल। पेरियार नदी की शाखाएं धीमे स्वर में बहती हैं, नारियल के वृक्षों की छाया जल पर कांपती है। संगमग्राम के इस गुरुकुल में प्रातःकाल की धूप ताम्रपत्रों पर गिरती है और ताड़पत्र की सरसराहट ज्ञान की श्वास बन जाती है। माधव संगमग्राम अपने शिष्यों के मध्य बैठे हैं, शांत किंतु भीतर से आंदोलित। उनकी आंखें रेत पर खींची रेखाओं को देखती हैं, पर उनका मन कहीं और भटकता है। वृत्त, उसकी परिधि और वह अनुपात जिसे मानव बुद्धि सदियों से पकड़ने की चेष्टा करती रही है। पाई, एक संख्या जो पूर्ण कभी नहीं लगती। माधव को लगता है इस अपूर्णता में ही कोई गहरा सत्य छिपा है, और आज की रात वह सत्य अपना रूप बदलने वाला है। मध्यरात्रि। संगमग्राम के गुरुकुल में केवल एक दीपक जलता है, उसकी लौ हवा में कांपती है, जैसे स्वयं समय सांस रोके खड़ा हो। माधव ताड़पत्र पर झुके हैं, उनकी लेखनी रुक रुक कर चलती है। नारियल के वनों से आती रात की गंध और नदी का मंद स्वर, सब कुछ स्थिर है। फिर अचानक उनका हाथ थम जाता है। मस्तिष्क में कुछ टूटता है, नहीं, खुलता है। पाई 4 = 1, 1/3 जोड़ 1/5, 1/7। एक श्रेणी जो कभी समाप्त नहीं होती, फिर भी एक सत्य की ओर बढ़ती है। वे ताड़पत्र पर अनंत को बांध रहे हैं, मानव इतिहास में पहली बार। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, मानो ब्रह्मांड स्वयं इस क्षण का साक्षी बन रहा हो। पर यह खोज अकेले माधव की नहीं रहेगी, एक शिष्य की परीक्षा अभी बाकी है। दीपक की कांपती लौ में माधव अपने सबसे प्रिय शिष्य के सामने ताड़पत्र की वो अधूरी पांडुलिपि रखते हैं, जिस पर वर्षों की साधना के चिन्ह हैं, जहां संख्याएं किसी अनकहे सत्य की ओर इशारा करती हैं। नीलकंठ की आंखें उन रेखाओं पर टिकती हैं, उंगलियां श्लोकाकार सूत्रों को स्पर्श करती हैं। नदी का मंद कलरव और नारियल वनों की सरसराहट उस मौन को और गहरा कर देती है। गुरु कुछ नहीं बोलते, परीक्षा शब्दों में नहीं, दृष्टि में है। शिष्य की भौहें सिकुड़ती हैं, मस्तिष्क उस अटकी हुई कड़ी को ढूंढता है जो श्रेणी को अनंत तक ले जा सके। ये क्षण है जहां ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है, और नीलकंठ के मन में अभी एक ऐसा प्रश्न जन्म ले रहा है जो इतिहास बदल देगा। एक शांत दोपहर, जब गुरुकुल की हवा में नारियल के फूलों की मध्यम सुगंध घुली हुई है, एक अश्वारोही दूत संगमग्राम की सनकरी पगडंडियों पर उतरता है। उसके हाथ में ताम्रपत्र पर उकेरा तंजावुर के राजदरबार का राजमुद्रांकित निमंत्रण है, दक्षिण भारत के महानतम गणितज्ञों का एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ। धूल से सने वस्त्र, घोड़े की थकान, और फिर भी दूत की आंखों में राजाज्ञा की दृढ़ता। नीलकंठ सोमयाजी का नाम उस पत्र में सुनहरे अक्षरों सा चमकता है। गुरुकुल में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर उत्साह और आशंका की मिली-जुली लहर। माधव की दृष्टि शिष्य पर टिकती है, और उस मौन में एक निर्णय पकने लगता है जो गणित के इतिहास को बदल देगा। प्रस्थान से पहले की रात, नदी का जल मंद गति से बह रहा है, मानो समय स्वयं रुक जाना चाहता हो। दीपक की कांपती लौ में माधव एक ताड़पत्र पर अंक उकेरते हैं, एक श्रेणी जो कभी समाप्त नहीं होती, फिर भी एक निश्चित सत्य तक पहुंचती है। नीलकंठ की आंखें उस अनंत को देखती हैं जो संख्याओं के परे है। गुरु की उंगलियां शिष्य के कंधे पर टिकती हैं,
कोई शब्द नहीं, केवल वह मौन जिसमें समस्त ज्ञान समाहित होता है। नारियल के वनों से रात्रि की वायु आती है, दीपक लहराता है, परंतु उस पल में जलाई गई ज्ञान की ज्वाला अविचल रहती है। कल भोर में नीलकंठ उस विवाद भूमि की ओर प्रस्थान करेगा, जहां गुरु के इस अंतिम पाठ की असली परीक्षा होगी। राजदरबार में मशालों की लौ कांपती है। सोने की परतों से ढके स्तंभ, धूप की गंध और सैकड़ों विद्वानों की उत्सुक दृष्टियां, यह कोई साधारण वाद विवाद नहीं। वृद्ध गणितज्ञ वर्षों की प्रतिष्ठा लिए खड़ा है, उसकी आवाज में परंपरा का भार है, उसकी आंखों में युवा नीलकंठ के प्रति अवमानना। वो अनंत श्रेणी को भ्रम कहता है, अधूरे प्रमाण, अविश्वसनीय तर्क। दरबार में मंथन होता है। नीलकंठ स्थिर खड़ा रहता है, जैसे संगमग्राम की वह रात उसकी हड्डियों में उतर गई हो। उसके हाथ में कोई ग्रंथ नहीं, केवल गुरु माधव का वह सत्य है जो उसने स्वयं जिया है। अब शब्द नहीं, प्रमाण बोलेगा। दरबार में दीपकों की लौ कांपती है। नीलकंठ की उंगलियां ताड़पत्र पर अंतिम रेखा खींचती हैं, और उस एक क्षण में शताब्दियों की जिज्ञासा एक अटल सत्य में ढल जाती है। वृत्त की परिधि, जो सदा अधूरी लगती थी, अब अनंत पदों की श्रेणी में पूर्ण रूप से बंध जाती है। राजदरबार के विद्वान स्थिर हैं, न आपत्ति, न प्रश्न, केवल गहरा, भारी मौन। सुगंधित चंदन के धुएं में वह क्षण तैरता है जब एक शिष्य अपने गुरु के अधूरे स्वप्न को पूर्णता देता है। संगमग्राम के उस वृद्ध गुरु ने जो बीज बोया था, आज उसका फल पका है। किंतु यह विजय केवल एक दरबार तक सीमित नहीं, इस प्रमाण की गूंज अब उन राजनीतिक शक्तियों तक पहुंचने वाली है जो ज्ञान को नियंत्रित करना चाहती हैं। पश्चिमी घाट की हरी भरी घाटियों से होकर नीलकंठ लौटते हैं, पैरों तले लाल मिट्टी की सुगंध, कंधे पर ताड़पत्र की पोथियां और हृदय में एक अजीब शांति। विजय का उत्साह अब धीरे धीरे कृतज्ञता की कोमल लहर में बदल गया है। नारियल के वनों के बीच से बहती पेरियार नदी की कलकल ध्वनि उन्हें गुरु माधव के वे शब्द याद दिलाती है, जो रात्रि दीपक की लौ में कहे गए थे, जो अंकों के बीच से ब्रह्मांड को छूते थे। आसमान में सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा है, और संगमग्राम के मंदिर शिखर दूर क्षितिज पर सोने की तरह दमकने लगे हैं। किंतु गुरु का सबसे बड़ा रहस्य, वो अनंत श्रेणी जो अभी अधूरी है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रातःकाल की सुनहरी धूप नारियल के पत्तों से छनकर गणनाशाला के आंगन में बिखर जाती है। माधव संगमग्राम शांत मुद्रा में आसीन हैं, उनके चारों ओर उनके शिष्य, जैसे किसी दीपक के इर्द गिर्द पतंगे। ताड़पत्रों की सरसराहट और लेखनी की खुरचन से वातावरण भर जाता है। माधव का एक एक सूत्र, वो अनंत श्रृंखला, वो पाय का रहस्य, अब स्याही में ढलने लगता है। ये शब्द केवल गणित नहीं, एक युग की सांस हैं। गुरु जानते हैं कि देह नश्वर है, किंतु सत्य अमर। हर शिष्य की लेखनी में एक संकल्प है, इस ज्ञान को काल की आंधी से बचाना। और इस विरासत को पाकर नीलकंठ के भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है, जो आने वाली रात को इतिहास बदल देगी। नदी का जल शांत है, जैसे स्वयं समय ने श्वास रोक ली हो। वृद्ध माधव तट पर स्थिर खड़े हैं, उनके चरणों को ठंडी मिट्टी स्पर्श करती है, केरल की रात उन्हें अपने अंधकार में समेट लेती है। दूर मंदिर में दीपक कांपते हैं,
ताड़पत्रों की गंध हवा में घुली है, उन्हीं पत्रों पर अंकित हैं वे सूत्र जो शताब्दियों तक जीवित रहेंगे। माधव जानते हैं, अनंत को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल छुआ जा सकता है। और आज वह स्पर्श हो चुका है। नक्षत्र साक्षी हैं, नदी साक्षी है। एक मनुष्य ने सीमाओं के पार झांका, और जो बीज उन्होंने बोया, वह आने वाली पीढ़ियों में वृक्ष बनकर खिलेगा।